सोचो आप एक ट्रिप पर जाते हो, एक ऐसी ट्रिप जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी भर की मेमोरीज बनाना चाहते थे, और वो भी तब जब आपका प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा होता है। लेकिन वहाँ पर आपसे कुछ ऐसी चीज़ टकराती है जो कि आपसे आपका बच्चा छीनना चाहती है। अब ऐसे हालात में आप क्या करोगे? पर कुछ ऐसा ही हुआ था निधि के साथ जब वो अपनी एक ट्रिप पर गई थी। ये कहानी हमसे निधि ने शेयर करी है, और अगर आपको भी अपनी कहानी शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। निधि अपने हस्बैंड के साथ पुणे में जॉब करती थी और वो उस समय प्रेग्नेंट थी। इस समय निधि का 8वां महीना चल रहा होता है। अब निधि प्रेग्नेंट थी तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, जिसके चलते अब वो अपने घर में बोर होने लगी थी। उसके हस्बैंड तो अपना ऑफिस में जाते थे, बट वो पूरे दिन घर में रहती थी। तो अब निधि क्या करती है कि अपनी मदर इन लॉ अर्चना जी और अपनी सिस्टर इन लॉ राधिका को अपने यहाँ बुला लेती है। और निधि के बुलाने पर अर्चना और राधिका दोनों आ भी जाते हैं। राधिका और निधि बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब इनके बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों बहनों जैसे रहते थे और हर दिन एक दूसरे को कॉल करना, अपनी बातें शेयर करना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह टेक्स्ट करते रहना, ये सब इनका चलता रहता था। अब ये दोनों जब निधि के साथ घर में आ जाते हैं तो निधि ऐसे ही बैठे बैठे प्लान करती है कि क्यों ना एक ट्रिप पर चला जाए, कहीं बाहर चलते हैं, कोई आउटिंग करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश सा भी फील होगा। घर में बैठे बैठे मैं बोर हो चुकी हूँ, पक चुकी हूँ। राधिका बोलती है सही बात है, मज़ा तो आएगा। बट अर्चना जी थोड़ा मना कर देती है। वो बोलते हैं देखो तुम अभी प्रेग्नेंट हो और एकदम पीक पर हो, मतलब 8वां महीने चल रहा है, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो यार क्या करेंगे हम। पर निधि मानती नहीं है। आप सबको पता है मूड स्विंग उस समय कैसे होते हैं। तो निधि बोलती है नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो अर्चना जी भी बोलती है ओके फाइन फाइन चलते हैं। अब अर्चना, राधिका और निधि और इनके साथ साथ जो निधि के हस्बैंड होते हैं, बोलते हैं मैं तो नहीं आ सकता भाई, मेरे पे तो बहुत सारा काम है, बट तुम 2 और लोगों को ले जाओ। एक होती है जो निधि की केयर टेकर रहती है, उस समय जब निधि प्रेग्नेंट थी तो वही सारा घर का काम करती थी। और एक इनके दत्ता साहब होते हैं, मतलब दत्ता साहब ये प्यार से बोलते थे, वो इनके ड्राइवर होते हैं। तो ये पाँचों अब निकल जाते हैं लोखंडवाला में। एक इन्होंने विला करा होता है, बहुत प्यारा सा बुक, वहां पर जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जाने से पहले अर्चना जी ने सोमनाथ मंदिर से स्पेशली निधि और उसकी सेफ्टी के लिए महादेव जी का एक धागा लिया था, जो निधि और उसके बेबी को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि उनका मानना था कि उस टाइम पर नेगेटिव एनर्जीज काफी अट्रैक्ट होती हैं। बट निधि इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी मानती नहीं थी। जब अर्चना जी वो धागा लेकर आती है तो निधि सिर्फ उनका मन रखने के लिए वो धागे को पहन लेती है। ऑल्दो अंदर से वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, बट स्टिल सासू माँ ने बोला है तो करना पड़ेगा। तो निधि वो धागे को पहन लेती है और उसके बाद ये तीनों अब लोखंडवाला में उस विला में पहुंचते हैं। ये विला बहुत सुंदर होता है, मतलब जो इन्होंने फोटो में देखा था उसे देखते ही एक्साइटेड तो हो गए थे, लेकिन जब ये अपनी आंखों से अपने सामने वो विला देखते हैं तो ये तो मतलब फूले ना समाये, मतलब पागल से हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ आ गए। आगे सामने इतनी अच्छी सीनरी थी, पहाड़ थे, इतना प्यारा मौसम था, थोड़ा थोड़ा सा लॉन जंगल सा भी था। तो इन्हें बहुत मजा आ रहा था वो देखकर, और ये सोच रहे थे कि भाई अगले कुछ दिन तो बहुत मजेदार होने वाले हैं। पहले से सोच के रखा था कि दुनिया भर की बातें करेंगे और जो फालतू की टेंशन है ना उन सबको साइड रखेंगे, हम बस इंजॉय करेंगे। अब जहाँ इनका विला था उसके अगल बगल और भी बहुत सारे विला थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी रह रहे थे। हर कोई वहाँ पे आउटिंग पर आया था, तो ऐसा नहीं था कि इनका कोई सुनसान सा इलाका है। और आसपास का जो मार्केट एरिया था वो भी काफी लेट नाइट तक चलता था। अब ये जिस दिन पहुंचे थे उस रात में डिनर करने के बाद निधि को थोड़ा सा एसिडिटी सा फील होता है, तो वो वही विला के गार्डन में वॉक कर रही होती है। और वॉक करते करते वो अपने हस्बैंड नितिन को कॉल करती है। कॉल करके नितिन पहले तो अपनी पूरी बातें बताता है कि आज ऑफिस में क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर निधि भी बताती है कि आज हम यहाँ पहुँचे। फोटोज़ वोटोज़ तो कॉन्टीन्यूसली शेयर करे जा रही थी, लेकिन बाकी सारी बातें नॉर्मली कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे करते करते करीबन 20 मिनट हो जाते हैं। निधि बात कर रही है कि तभी पीछे से उसे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, किसी बच्चे के हंसने की। और ये सिर्फ निधि ने नहीं बल्कि उसके हस्बैंड नितिन ने भी कॉल के थ्रू सुन ली होती है। अब जो हंसने की आवाज़ होती है थोड़ी अजीब सी होती है, पता नहीं क्यों नितिन को थोड़ा अजीब तो लगता है। वो तुरंत निधि को बोलते हैं कि अरे एक काम करो, रात भी बहुत हो गई, ठंड भी होगी, तो तुम अंदर चले जाओ। और फिर निधि भी बोलती है कि चलो ठीक है, मैं अंदर चले जाती हूँ। और ये बोलकर वो कॉल काट देती है। अब जैसे ही वो घर के अंदर जा ही रही थी कि पीछे से उसको एक बच्चा दिखाई देता है। ये जो बच्चा था ये दिखने में काफ़ी छोटा था। इसने, एक तो इसके बाल नहीं थे, ऊपर से इसने कोई कमीज़ नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे और चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि ये ठंड का टाइम था, अक्टूबर का एंडिंग चल रही थी, तो निधि को बड़ा अजीब लगता है। और इससे भी अजीब बात कि बच्चा दिखने में भी थोड़ा अजीब सा होता है, मतलब उसके फेस के फीचर्स कुछ अजीब से होते हैं और उसका पेट बहुत अजीब तरीके से बाहर से आया होता है, जो कि छोटे बच्चों में नहीं देखा जाता ऐसा। निधि को उसको देख के बड़ा तरस सा आता है। तो निधि उस बच्चे के पास जाने लगती है। जैसे जैसे वो बच्चे के पास जा रही है, बच्चा धीरे धीरे पीछे जा रहा है
तभी पीछे से राधिका आवाज़ देती है कि अरे भाभी ये शॉल तो पहन लो, और साथ में एक शॉल लेकर आई है। तो निधि राधिका को देखती है, जिसके बाद वो वापस से जब बच्चे को देखती है तो बच्चा होता ही नहीं। निधि को लगता है शायद बच्चा भाग गया होगा। राधिका उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो। तो निधि बताती है अरे कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हारे भैया के साथ थोड़ी बातें कर रही थी। अब राधिका बोलती है चलो ना मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो थोड़ा सा टहल ही लेते हैं। अब निधि और राधिका वापस से टहलने लगे हैं, और राधिका जो शॉल लेकर आई थी निधि के लिए, निधि ने वो शॉल ऐसे ओढ़ लिया है। अब आगे चल रहे हैं कि तभी जो निधि का शॉल होता है वो कहीं झाड़ियों में फंस जाता है। पहले तो ये लोग ऐसे शॉल को हटाते हैं, मतलब निकालते हैं झाड़ियों से, और थोड़ी सी आगे जाते हैं तो निधि एकदम से उस शॉल को फेंक देती है। राधिका बोलती है क्या हो गया, आपने इस शॉल को क्यों फेंक दिया। निधि बोलती है पता नहीं यार, ये झाड़ियों में फंस गया था तो शायद कोई कीड़ा वीड़ा आ गया हो, मुझे ना किसी ने एकदम से काटा। तो राधिका उस शॉल को ऐसे पूरा ऐसे झटकती है और अपने हाथों में से फोल्ड कर देती है। उसके बाद ये दोनों यहाँ वहाँ घूमते हैं। अंधेरा भी काफ़ी हो गया था और लाइट्स भी काफ़ी डिम थी इधर की। निधि को तब भी ऐसा कुछ लग रहा, मतलब इतना अंधेरा है कि आप ध्यान से किसी को देख नहीं सकते। राधिका बगल में चल रही तो वो दिख रही है, लेकिन दूर कुछ नहीं दिख रहा। अब इतने अंधेरे में निधि को पीछे का भी कुछ नहीं दिख रहा था, बट स्टिल उसको ना किसी की प्रेजेंस फील होने लगी थी, जैसे कि कोई तो है जो इन दोनों के साथ साथ चल रहा है। निधि जब पीछे देखती तो उसे कुछ दिखता नहीं, लेकिन जैसे वो आगे देखती और चलने की कोशिश करती तो ऐसा उसे फील होता कि नहीं यार कोई तो है पीछे। अब निधि बार बार पीछे ऐसे देख रही है, थोड़ी सी डर भी रही है, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग सा उसका एक्सप्रेशन से है। तो राधिका पूछ ही लेती है कि भाभी क्या हुआ, क्या आप बार बार पीछे देख रहे हो, कुछ दिख गया क्या। तो निधि कहती है पता नहीं यार, किसी की ना प्रेजेंस ही फील हो रही है, कुछ तो है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि हमारे साथ हम दो अकेले ही नहीं है। राधिका बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है ना आपकी एसिडिटी आपके दिमाग तक चढ़ गई है, और ये बोलकर हंसने लग जाती है। और निधि भी हंसने लग जाती है कि सही में मैं भी क्या फालतू की बातें सोच रही हूँ। और ऐसे ही बातें करते करते दोनों अब विला के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ये विला के अंदर एंटर कर ही रहे थे, राधिका के शू के जो लेस होते हैं वो खुल गए होते हैं। तो शॉल निधि को पकड़ाती है और अपने लेसेस बांध रही है। जैसे ही निधि उस शॉल को पकड़ती है वो चिल्लाते उस शॉल को फेंक देती है, और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि जो विला के अंदर सासू माँ अर्चना जी होती है उन तक वो आवाज़ आती है। सासू माँ भी बाहर निकल के आ जाती है। राधिका भी डर के मारे बोलती है अरे क्या कर रही हो, चिल्ला क्यों रही हो। ये बोलती है पता नहीं यार, जैसे ही मैंने शॉल को पकड़ा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई जलती हुई लकड़ी पकड़ ली है, ये इतना गर्म था। अर्चना जी उस शॉल को उठा के देखते हैं तो शॉल एकदम नॉर्मल होता है। अब अर्चना जैसे ना राधिका को देखती है, राधिका भी अब खड़ी हो गई है, वो पहले तो झुकी हुई थी अपने लेस बांधने के लिए। जैसे वो खड़ी होती है अर्चना ऐसे देखती है राधिका तो उसके पीछे से ना एक ऐसी परछाई सी भागते हुए जाती है, जो कि अर्चना ने नोटिस कर लिया होता है। वो कुछ बोलती नहीं, वो बोलती है तुम दोनों चलो जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, बहुत ठंड हो गई है। इसके बाद ये तीनों विला में आ जाते हैं। अर्चना जी को कुछ तो इंट्यूशन आ रही थी, कुछ तो फीलिंग से आ रही थी, जो कि कुछ अच्छी फीलिंग तो नहीं थी। तो अर्चना बोलते हैं एक काम करते हैं, आज रात को हम तीनों साथ सोते हैं। निधि बोलती है क्यों, क्या हो गया। तो अर्चना बोलती है कुछ नहीं, अब ऐसे घूमने आए हैं तो इतनी जल्दी सोएंगे थोड़ा ना, बात करते हैं, थोड़ा आराम से बैठते हैं और यहीं सो जाएंगे। तो निधि के रूम में एक एक्स्ट्रा गद्दा लगाया जाता है। अच्छा, निधि के रूम जो था उसमें तो डबल बेड था, तो अर्चना और निधि डबल बेड में सोती है, और एक एक्स्ट्रा जो गद्दा लगाया रखा होता है उसमें राधिका आके सो जाती है। और ऐसे ये काफ़ी लेट नाइट, मतलब 12-1 बजे तक तो बातें ही करते हैं, एंड उसके बाद ये सब सो जाते हैं। निधि को अभी भी पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी, तो वो करवटें बदल रही है, ऐसे करके 1-1.5 घंटा बीत जाता है। अर्चना सो गई है, राधिका सो चुकी है, लेकिन निधि नहीं सो पा रही। तो वो क्या करती है कि पानी पीने के लिए उठती है, उसे थोड़ी सी प्यास भी लगती है। अब जो पानी होता है एक जग होता है ना, उसके अंदर रखा होता है, और वो जो जग होता है वो टेबल के ऊपर होता है। टेबल के जस्ट सामने एक खिड़की होती है, जिससे आप बाहर का पूरा सीनरी देख सकते हो, रूम के बाहर का। तो उठ जाती है, जग उठाती है, उससे अपने ग्लास में पानी डालती है, और जैसे पीने लगती है ना, वो बाहर लॉन होता है उसमें एक बच्चे को खड़ा हुआ देखती है, और ये वही बच्चा था जो उसने रात को देखा था, और वो बच्चा हंस रहा होता है बड़े अजीब तरीके से। निधि उसे देखते थोड़ा सा घबरा जाती है, और उसके हाथ से जो ग्लास होता है वो गिर जाता है। जैसे ग्लास गिरता है अर्चना जी उठ जाती है, बोलती क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। निधि बोलती है कुछ नहीं सासू माँ, वो बस मैं पानी पी रही थी तो ग्लास गिर गया। उसके बाद अर्चना वापस से करवट बदल कर सो जाती है। अब वो ग्लास गिरते गिरते रोल होते होते राधिका जहाँ सोई होती है उधर तक जाकर पहुंच जाता है। निधि जाती है, उस ग्लास को उठाती है, तो राधिका सोई होती है, जो उसने कंबल बड़े अजीब तरीके से, ऐसे आधा उसने कंबल ओढ़ा हुआ है, आधा नहीं ओढ़ा। तो निधि कंबल को जैसे ही थोड़ा सा अच्छे से राधिका को उड़ाती है, निधि का ध्यान एकदम राधिका के चेहरे पे जाता है, जिसे देखकर निधि बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसे चिल्लाता देख अर्चना जी फिर उठती है, लाइट्स ऑन करती है, और निधि से बोलती है क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो, कुछ सपना देख लिया, क्या हुआ। निधि कुछ बता नहीं रही है, वो बस उसके हाथ और पैर ऐसे कांप रहे हैं, और ऐसा लग रहा है वो फ्रीज हो गई है। निधि कांपे जा रही थी और डर के मारे वो बस राधिका को देखे जा रही थी। अब थोड़ी देर में राधिका भी उठ जाती है, और राधिका और अर्चना दोनों निधि को देखकर काफी डर भी जाते हैं। निधि कैसे तो करके खुद को संभालती है और उन दोनों को कुछ बोलती नहीं,
बोलती है कि कुछ नहीं, शायद मैंने कोई डरावना सपना देख लिया, पता नहीं, बस और नई जगह है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये बोलकर ये दोनों को सोने के लिए भेज देती है और खुद भी सोने का ट्राई करती है। लेकिन जो निधि ने देखा होता है उसके बाद उसको नींद आती ही नहीं है, क्योंकि निधि ने जब राधिका को देखा था तो राधिका की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और उसका चेहरा बिल्कुल ग्रे, थोड़ा सा नीला सा पड़ चुका था, जैसे कि कोई लाश किसी मॉर्ज में बहुत टाइम से पड़ी हो। और वो इतना डरावना लग रहा था कि निधि अब जब भी आंख बंद करके सोने की कोशिश करती तो उसके आंखों के सामने बार बार यही विजुअल्स आ जाते, जिसकी वजह से वो सो ही नहीं पा रही थी। निधि ने एक हाथ से अर्चना जी को पकड़ा हुआ था। वो जितनी बार आंख बंद करती राधिका का वही चेहरा उसके सामने आ जाता। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और सुबह ये बात निधि अर्चना जी को बताती है, क्योंकि ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। उस वक्त निधि के डर को शांत करने के लिए अर्चना बोल देती है कि ये टाइम ऐसा ही होता है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें दिखती रहती हैं और उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। पर अंदर अंदर अर्चना जी को भी कुछ तो अजीब लग रहा था, एक नेगेटिव सी वाइब आ रही थी। अब वो राधिका के पास जाती है, उससे बात करती है। बात करने के बाद सब कुछ नॉर्मल लगता है तो वो कुछ नहीं करती। वो निधि के पास जाकर पहले तो उसकी नज़र उतार देती है, देन जो उसका रूम होता है उसमें नींबू और मिर्च ऐसे लटका देती हैं। अब ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है और अब शाम हो जाती है। और शाम आते आते पता नहीं कैसे बट पूरे घर में एक अजीब सी हैवीनेस थी। इन तीनों के ही सर में दर्द होने लगी थी और ये दर्द भी ऐसा जैसे कि मानो इनके सर के ऊपर किसी ने बहुत भारी चीज रख दी हो। निधि, राधिका और अर्चना जी तीनों बाहर बैठे हुए थे, कोई भी घर के अंदर नहीं था। घर के अंदर तो मानो इन्हें अच्छा लग ही नहीं रहा था। निधि बुक पढ़ रही थी, अर्चना जी चाय पी रही थी और राधिका फ़ोन यूज़ कर रही थी। तभी एकदम से राधिका उठ जाती है और अजीब तरीके से ऐसे स्ट्रेट चलने लग जाती है। पहले तो इन दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो जाती है और बीच में खड़े होकर एक ईंट को उठा लेती है। फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब अपने अपने काम में लगे हैं। एंड देन अचानक से राधिका उस ईंट को उठाकर अपने सर में मारने लग जाती है। अब जैसे ये होता है दोनों खड़ी होती हैं। अर्चना चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागती है और निधि धीरे धीरे, क्योंकि जिस हालत में थी वो भाग नहीं पा रही थी, धीरे धीरे राधिका के पास जाती है। अर्चना चिल्लाते हुए उस केयर टेकर को भी बुला देती है और अपने ड्राइवर को भी। दोनों भागते हुए आते हैं और ये तीनों मिलकर राधिका को रोक रहे हैं, उसके हाथ पकड़ रहे हैं। और निधि ने वापस से वो देखा, लेकिन इस बार सिर्फ निधि नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर इंसान ने देखा। राधिका की आंखें पूरी काली और उसके चेहरे का कलर पूरा नीला सा पड़ गया था, जैसे कि मानो कोई लाश हो। राधिका को ऐसे देखकर तीनों अचानक से पीछे हो जाते हैं। निधि तब तक आती है और राधिका को अनजाने में टच कर देती है और पता नहीं कैसे निधि के टच करते ही राधिका बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। अब जो दत्ता होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो तुरंत राधिका को उठाते हैं, कार में बिठाते हैं। साथ में अर्चना जी भी होती है और ये तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। निधि कहती है मैं भी आती हूँ, तो अर्चना जी मना कर देती है। साथ में केयर टेकर को भी निधि का ध्यान रखने के लिए कहती है। एंड देन ये तीनों अब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था। सबको डर तो लग रहा था। वहीं पर जो निधि की केयर टेकर होती है वो अंदर जाने के लिए कहती है। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो निधि का ध्यान पड़ता है उस नींबू मिर्च पर, जो कि सुबह अर्चना जी ने निधि के रूम के ऊपर टांगा हुआ था। और उसमें जो नींबू होता है वो पूरी तरीके से काला पड़ चुका होता है। और निधि, जो अभी तक इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये जो देख रही है वो इन सारी चीज़ों को प्रोसेस कैसे करे। वो तुरंत अपने हस्बैंड नितिन को कॉल मिलाकर ये सारी चीज़ें बताती है। नितिन भी तुरंत छुट्टी ले लेता है और सीधा लोखंड वाला के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर निधि अपने केयर टेकर, जिसका नाम सोनी था, सोनी को रोक देती है और बोलती है कि यार इस विला में नहीं रहेंगे, चल बाहर ही बैठते हैं, बाहर ही इंतज़ार करते हैं। और ये दोनों अब जाके बाहर ही बैठ जाते हैं। निधि बाहर बैठ के ये सब सोच ही रही थी, जो भी उसने देखा उन सब के बारे में। तभी उसे किसी चीज़ की गुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई ग्राउल कर रहा हो। और ये आवाज़ सुनते ही निधि की दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। पहले तो उसे लगता है शायद कोई डॉग होगा आसपास। जैसे वो डॉग को देखने के लिए मुड़ती है, उसके बगल में जो सोनी थी, जो केयर टेकर थी, वो चुपचाप ऐसे नीचे बैठी हुई थी। उसके सारे बाल उसके चेहरे के ऊपर थे और वो आवाज़ उसी के पास से आ रही थी। निधि थोड़ा सा घबराते हुए कहती है कि अरे तू सही से रह यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। और ऐसे बोलते सोनी अपना चेहरा ऊपर करती और वो जब निधि को देखती है तो सोनी की भी सेम वैसी हालत होती है जैसी राधिका की थी। काली आंखें, नीला चेहरा। निधि चिल्ला के खड़ी हो जाती है और जो बगल में एक पत्थर रखा होता है उसे उठाने की कोशिश करती है। बोलती है कि अगर तू मेरे पास आई तो मैं पत्थर उठा के तेरे को मार दूंगी। अब निधि इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी तो अगल बगल के लोग, जो आगे थोड़ा मार्केट प्लेस भी था, दुकानें थी, सुबह के टाइम में दुकानें भी लगी होती है, तो सब भागते हुए निधि के लॉन के पास आ जाते हैं। और वहाँ पर सोनी जो होती है वो बेहोश हो गई थी। सारे लॉन के अंदर आते हैं, कुछ लोग निधि को संभालते हैं
क्योंकि उसकी ऐसी हालत भी थी, क्योंकि वो वैसे ही प्रेग्नेंट थी और ऊपर से इतनी डरी हुई, इतनी चिल्ला रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, तो उसे भी पकड़ते हैं। कुछ लोग सोनी को उठाकर एक शॉपकीपर होता है उसकी शॉप में ले जाते हैं, और वो जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि मैडम जी, मतलब निधि को मेरे घर ले जाओ। वहाँ पर उसके वाइफ भी थे। निधि पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड इन लोगों से पूछती है कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हैं क्या, कुछ ऐसा जो एक्सप्लेन ना कर सको। और वो सब बोलते हैं कि हम सब यहाँ पे सालों से रह रहे हैं मैडम, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत पिशाच कुछ नहीं है यहाँ पर। सब बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और जाते हैं। अब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। निधि तब तक उस शॉप में रहती है जब तक उसके पति नितिन नहीं आ जाते। नितिन के आते आते थोड़ी रात तो हो गई थी, बट निधि शॉप में ही थी, और सेम सोनी भी अब होश में आ गई और दोनों भी शॉप में ही बैठी हुई है। और शॉप वाले लोग भी, मतलब अभी टाइम तो हो गया था उनके बंद करने का, लेकिन वो खोल के बैठे कि नहीं, जब तक आपके हस्बैंड नहीं आते हम यहीं बैठते हैं। नितिन आ जाता है, निधि को पकड़ के एकदम गले लगा देता है। वो बहुत चिंतित है, बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि ये क्या हो रहा है। अब नितिन निधि और सोनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर राधिका एडमिट थी। और जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो राधिका भी होश में आ गई थी। राधिका के माथे पर स्टिचेस लगे हुए थे, करीबन 13 टांके पड़े थे। अब यहाँ पर सब लोग डरे हुए हैं, तो नितिन थोड़ा माहौल को लाइट करने के लिए, खासकर निधि के लिए, क्योंकि उसका ऐसे डरना सही नहीं है इस समय पर, तो बोलता है कि अरे आप टेंशन मत लो, राधिका की थोड़ी तबीयत खराब हो गई होगी, अब डॉक्टर सब सही कर देंगे। अब राधिका अगले दिन डिस्चार्ज होने वाली थी, तो पूरी रात अभी बची थी। तो नितिन क्या करता है, हॉस्पिटल के बगल में जो होटल होता है उसमें एक कमरा बुक कर देता है और निधि को, अपनी माँ अर्चना जी को उस कमरे में भेज देता है और साथ में सोनी को भी भेज देता है। और अब पूरी रात राधिका के पास नितिन और वो दत्ता साहब दोनों बैठे रहते हैं। और तब दत्ता बताते हैं कि साहब ये कोई बीमारी तो नहीं लगती, क्योंकि जब राधिका मैम बेहोश हो गई थी और उनको मैं गाड़ी में डाल रहा था तो तब वो अचानक से होश में आ गई थी और उनकी आंखें एकदम काली थी। कोई भी बीमारी आपकी आंखें काली तो नहीं कर सकती। और वो बहुत गुस्से में मुझे देख के कह रही थी कि मैं तुझे मार दूंगी। साहब सच बताएं तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई भूत पिशाच का ही चक्कर लगता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है सुनकर, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया उसकी पूरे परिवार के साथ। अभी 2 दिन पहले तो सब एकदम नॉर्मल थे, और उसकी बहन वो अपनी लाइफ इतने आराम से, इतने खुशी में जी रही थी। क्या उनको पुणे में बुलाना, अपने पास बुलाना कोई गलती तो नहीं थी? क्योंकि अगर ये उन्हें बुलाते नहीं तो आज राधिका के साथ ये सब नहीं हो रहा होता। नितिन अपने बहन के पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ होता है। लेकिन तभी राधिका अचानक से आंख खोलती है और नितिन का गला पकड़ लेती है। गला इतना टाइट पकड़ती है कि नितिन को सांस तक नहीं आ रही होती। नितिन अपनी पूरी जान से राधिका के हाथ को हिलाने की कोशिश करता, बट राधिका ने इतनी टाइटली, इतनी जोर से पकड़ा होता कि उसकी एक उंगली तक नहीं हिल रही होती। एकदम से वहां पर सारा स्टाफ आ जाता है, सब इकट्ठा हो जाते हैं और नितिन को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। देन फाइनली जब राधिका नितिन को छोड़ती है, वो अचानक से बेड पे गिर जाती है और एकदम छटपटाने सी लग जाती है। और ऐसे पूरा छटपटाते हुए उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा होता है कि मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी। उस वक्त भी राधिका को पकड़ने के लिए 5 लोग लगते हैं और तब भी राधिका उनके काबू में नहीं आ रही होती। उसे फिर बेल्ट से बांधा जाता है ताकि वो बेड से गिर ना जाए। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि जैसे कि वो भाग रही हो। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा होता कि इतने एक्सट्रीम लेवल पर उसकी बॉडी ये सब कैसे झेल रही है और एकदम से क्या हो गया जो उसकी बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रही है। एंड देन डॉक्टर्स उसको बेहोश करने का डिसाइड करते हैं, जो कि शायद उस वक्त पर एक सही डिसीजन नहीं था, काफ़ी रिस्की था, बट डॉक्टर्स के पास और कोई चारा भी नहीं था। और डॉक्टर्स जब राधिका को बेहोशी का डोज देते हैं तो उसके बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो 30 सेकंड भी ऐसे रह नहीं पाता, बेहोश हो जाता। वहीं पर राधिका करीबन 5-7 मिनट तक बेहोशी नहीं होती है। और जब वो बेहोश होती है तो डॉक्टर्स नितिन को सजेस्ट करते हैं कि राधिका को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाए। अभी वो जहाँ थे वो एक छोटा सा मेडिकल सेंटर था, वहाँ पे ना तो इतने सारे इक्विपमेंट्स थे, ना ही इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स। और सबको ऐसा लग रहा था कि जो राधिका के साथ हो रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा, वो हमारी समझ से परे है। तो बेटर होगा आप एक अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाएं, अच्छे डॉक्टर्स को इसके बारे में दिखाएं और अच्छे डॉक्टर्स को राधिका को दिखाएं। और वो रात ऐसे ही बीत जाती है। अगली सुबह नितिन राधिका को लेकर चला जाता है और दत्ता बाकी सारे लोगों को लेकर, यानी कि निधि और उसकी सासू माँ और साथ में सोनी, इन सबको लेकर पुणे वाले घर में चले जाता है। अब जब नितिन राधिका को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है तो पूरे रास्ते में राधिका एकदम नॉर्मल हो जाती है। ना कोई ऐसा हैवीनेस सा होता है, ना उसका ऐसे छटपटाना, ना उसका कुछ ऐसा बोलना, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाती है। और जब डॉक्टर्स उसका टेस्ट करते हैं तो भी टेस्ट में सब कुछ एकदम नॉर्मल आता है। एंड देन फाइनली राधिका को घर लाया जाता है। घर में लाने के बाद भी सबको राधिका से डर ही लग रहा था और फॉर अ सेफ्टी कंसर्न्स निधि को उसके मायके भेज दिया जाता है और अर्चना जी राधिका को लेकर सोमनाथ मंदिर चले जाती है। ऐसे ही करीबन 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके बाद निधि वापस से अपने घर आ जाती है।
और जब निधि आती है तो उसे बताया जाता है कि अब सब कुछ नॉर्मल है। दरअसल सीन ये था कि एक एनर्जी थी, एक एंटिटी थी जो कि राधिका से चिपक गई थी, और वो राधिका के लिए नहीं बल्कि निधि के लिए आई थी, निधि को हार्म करने के लिए। लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो एंटिटी निधि के ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी, उसे हार्म नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से वो राधिका के साथ चिपक गई थी। और जब निधि घर छोड़कर 2 हफ्ते के लिए अपने मायके गई तो ऑटोमेटिकली वो जो एनर्जी थी वो राधिका को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि अब निधि भी पास नहीं थी, निधि भी दूर जा चुकी थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एंटिटी किसी मकसद के साथ आई थी, और जब उसे लगा कि निधि अब दूर चले गई तो खुद राधिका को छोड़कर चली गई। और इसी वजह से जब राधिका को सब लेकर एकदम से हॉस्पिटल नहीं चले जाते तो वो सोनी जो होती है, जो केयर टेकर होती है, वो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, उसको पोजेस कर लेती है। एंड निधि को जो बच्चा दिखता था वो भी एक नेगेटिव एंटिटी ही थी। अब दरअसल मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। एकदम हम शुरू में जाएंगे, जब निधि और राधिका ऐसे ही लॉन में जा रहे थे और निधि का जो शॉल होता है वो किसी झाड़ पे ऐसे फंस जाता है। दरअसल वो कोई नॉर्मल झाड़ नहीं था, वहां पर एक टाइम पर एक माँ और एक बच्चे को दफनाया गया था। ये वही बच्चा था जो निधि को बार बार दिखता था, और उस माँ की जो आत्मा थी वो बार बार निधि पे अटैक करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए क्योंकि उसे निधि से उसका बच्चा चाहिए था, क्योंकि उस आत्मा के अंदर बहुत जलन थी। जब वो खुद अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाई तो जब वो निधि को देखती है कि उसका बच्चा होने वाला है और वो इतनी खुश है, तो उसके अंदर वो जलन आ जाती है। मरने के बाद भी वो जलन उसके अंदर से जाती नहीं, और वो निधि को उस बच्चे से अलग करना चाहती थी, बस कैसे भी करके। लेकिन शुरुआत में अर्चना जी ने महादेव का जो धागा था वो निधि को पहना दिया था, जिसकी वजह से वो जो एंटिटी थी वो बार बार निधि पर अटैक कर ही नहीं पा रही थी। और सिर्फ इसी एक वजह से निधि पूरी तरीके से सेफ थी। अब वो निधि पर ऐसे डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए वो बस निधि को दिखती थी, उसे ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करती थी जिससे निधि खुद ही अपना आपा खो बैठे। जैसे कि रात को उस बच्चे का लॉन में एकदम से दिख जाना, या फिर राधिका को खुद को ऐसे मारते हुए देख लेना, या फिर उसके बाद सोनी को ऐसे देखना। अब निधि खुद तो पोजेस नहीं होती, लेकिन दूसरों को जब ऐसी हरकतें करते देखती तो निधि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी थी, और यही वो एनर्जी चाहती थी, और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन जब ये लोग घर वापस आ जाते हैं तो निधि ने काला धागा ऑलरेडी पहना हुआ था, और अर्चना राधिका को लेकर सोमनाथ मंदिर चले जाती है, और वहीं पर उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे पंडित जी राधिका को भी वही धागा पहना देते हैं, जिसके बाद से राधिका धीरे धीरे ठीक होने लगी। और पंडित जी ने ही बताया था कि जो भी आत्मा थी अब वो जा चुकी है, और निधि एकदम सेफ है। ये केस काफ़ी एक्सट्रीम था। अगर मान लो शुरू में निधि को धागा नहीं पहनाया होता उसकी सासू माँ ने, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता था। ये तो बस निधि की किस्मत थी कि कुछ होने से पहले ही उसने वो धागा पहन लिया था, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। कई सारे ऐसे किस्से होते हैं जिसमें लड़कियों का मिसकैरेज हो जाता है, जिसमें कुछ ऐसा हो जाता है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जब उनसे पूछो तो वो भी यही कहते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हम बस नॉर्मली चल रहे थे, पीछे से धक्का लग गया, हम बस नॉर्मली कुछ खा रहे थे, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिव एनर्जीज ही होती हैं जो आपके साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हैं। नॉट सारी, बट हाँ, कई केसेस में ऐसा सामने आया है। तो इसीलिए अपना उस समय हमेशा बहुत ध्यान रखो जब आप अपने वीकेस्ट पॉइंट पर हो, या फिर जब आप बहुत वीक हो, क्योंकि एनर्जीज आपके ऊपर तभी अटैक करती जब आपकी एनर्जी लो हो। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।